नमस्कार। हमने देखा है कि कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो अपनी काबिलियत की वजह से ज़िंदगी में कुछ पाते हैं, और आज दिल से के एपिसोड में हम उस एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे। अपनी काबिलियत की वजह से जहाँ तक वो पहुँचे, उसके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान वो लोकतंत्र है जो किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है बिना किसी पुल के, और साथ साथ में उनका जो इतिहास है वो हिंदुस्तान के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। उनके परिवार का इतिहास भी हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ा हुआ है, और वो हिंदुस्तान की जो पल्स है, नब्ज़ है, उसको जानते हैं। और संविधान के प्रति उनका इतना स्नेह है कि बिना संविधान के आदर्शों में उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी से अलग भी नहीं। और मैं जब उनसे बातचीत करूंगा आपके सामने अभी, तो आपको मालूम होगा कि वो हैं कौन। वो हैं हमारे हामिद अंसारी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। मैं सोच रहा था कि आप 1961 में फॉरेन सर्विस में आए आप, और आपने एक किताब लिखी है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। तो आपने कई एक्सीडेंट्स के बारे में बात भी की है उसमें। तो जब आप फॉरेन सर्विस में, एक्चुअली आप आईएएस में आए थे जी, बिल्कुल। यहाँ, तो आईएएस में जब आए तो एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर चाहता था कि वो फॉरेन सर्विस से शिफ्ट हो जाए आईएएस में जी, और आपको ये मौका मिला, तो आपने कहा कि ठीक है मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन दैट वाज करूँ। वन एक्सीडेंट। हाँ, दैट वाज अ वेरी हैप्पी एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू अस। एक तो ये एक्सीडेंट हुआ, फिर सलमा जी के जब मुलाकात भी हुई, वो भी एक एक्सीडेंट, वेरी हैप्पी एक्सीडेंट था। बिल्कुल। जब आप को बताया गया, क्योंकि यूजीसी कि आप उन्होंने आपसे आदेश किया कि आप अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में जाके पढ़ाइए, लड़कियों के अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में। पहली आपका मुलाकात सलमा जी वहाँ से हुई। सलमा काज़मी थी उस समय, वो काज़मी थी उस समय। वो भी एक बड़ा हैप्पी एक्सीडेंट। तो कई ऐसे हैप्पी एक्सीडेंट हुए आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने कभी भी उनको लेकर संविधान से अलग होकर कभी कोई काम नहीं किया। और साथ साथ में आपके जो डिसेंडेंट्स हैं, अंसारी डिसेंडेंट्स है आपकी, वो सूफ़ी सेंट्स थे, ये भी असलियत है। और आपके पिताजी जब यहाँ काम करते थे, जिन्ना ने जब अपील की सभी मुसलमानों को कि भैया चलिए आप पाकिस्तान आ जाइए, तो आपके पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं तो पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, तो मैं तो अपने देश में रहूँगा। तो कई ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस देश में जो अपने देश में रहना चाहते थे और रहे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आज के दिन की स्थिति। आपने तो इतिहास में इतनी रिसर्च कर लिया कि कुछ बाकी नहीं हुआ। नहीं, बहुत कुछ बात करने के लिए है। और साथ साथ में आपकी ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग्स हुई, ख़ास तौर पे वेस्ट एशिया में पोस्टिंग हुई, इराक में हुई, ईरान में हुई, यूएई में हुई, सऊदी अरेबिया में हुई, काबुल में हुई। और वो भी एक हैप्पी एक्सीडेंट है कि अपने रेजिडेंस से आप बाहर निकले तो तुरंत 10 मिनट बाद एक बॉम्ब फूट गया। तो अगर रेजिडेंस में नहीं रहते, ऑफिस नहीं वहाँ रह जाते, तो देखिए भगवान की दया थी, यहाँ की दया थी। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन हैप्पी एक्सीडेंट्स की। नहीं, बात शुरुआत करते हैं आपकी फॉरेन सर्विस के कार्यकाल में क्या हुआ। क्योंकि 1961 में आप फॉरेन सर्विस में आए, 1999 में आप रिटायर हो गए जी। और इस बीच कई फॉरेन सर्विस के जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं आपके नीचे, आपने उनके नीचे काम किया। रसगोत्रा साहब हों, दीक्षित साहब हों, अपने एसके सिंह साहब हों, कौल साहब हों, कई ऐसे थे। तो उस समय के जो फॉरेन सेक्रेटरीज थे, आपके हिसाब से उनका रवैया क्या था, और क्या आज उसमें कोई अंतर है? अब आज के तो मुतालिक मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं जानता हूँ इसलिए कि 2007 में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ, उसके बाद से तो मेरा कोई संबंध फॉरेन ऑफिस से था ही नहीं, और उससे पहले भी कई साल कोई संबंध नहीं था। पहले लोगों को मैं बता सकता हूँ बिल्कुल। हाँ, बताइए ज़रा कि कैसे इनका कौल साहब का अंदाज अपना था, हाँ। रसगोत्रा साहब का अपना था। हाँ। दोस्तों में सबसे अच्छे एसके सिंह साहब थे, हाँ। और
मनी दीक्षित मनी भी दीक्षित बहुत बहुत करीबी दोस्त है। करीब दोस्त थे, हाँ। तो उनका रवैया क्या रहता था, मतलब कि पॉलिसी फ्रेमवर्क के प्रति उनका सिस्टम क्या था पॉलिसी बनाने में? डिस्कस करते थे, खुल के डिस्कस करते थे, अच्छा डिसएग्री भी करते थे, एग्री भी करते थे। अच्छा, आपके साथ ऐसी डिस्कशंस हुई? हाँ, बहुत डिस्कस तो बहुत खास तौर पे जब मैं काबुल में था और ईरान में था तो बहुत डिस्कशंस हुए। जब यूएन में था तो रोज की बात होती थी। आप पीएमआई में, परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में आप रिप्रेजेंट करते थे हिंदुस्तान में। कश्मीर के बारे में भई वहाँ आपने पाकिस्तान के विरोध वहाँ कई बयान दिए। उस जमाने में जंग परपेचुअल थी। परपेचुअल थी, आप बयान देते थे बहुत। और फिर आप हाई कमिश्नर भी रहे ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये बताइए कि आपके सारे फॉरेन सर्विस के कार्यकाल में सबसे दिलचस्प एक्साइटिंग मोमेंट्स क्या थे? मेरे एक्साइटिंग मोमेंट्स ईरान में थे, अच्छा इसलिए कि इट वाज टफ। अच्छा काबुल में थे बिकॉज इट वाज डेंजरस। अच्छा। तो क्या से कुछ यादगार जरा हमें बताइए, आपकी यादगार याददाश्त तो बहुत है। तो बताइए ना, देखो दर्शक सुनना चाहते हैं। आपने जिक्र किया हाँ। कि 5 मिनट का फर्क था, वरना मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता। तो ऐसे वाक़े बहुत हुए थे वहाँ। जब मैं काबुल भेजा गया था अच्छा अप्रैल 2008 में, तो मेरे इंस्ट्रक्शन बड़े क्लियर थे। क्या थे? तुम्हारा स्टाफ बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ 2 अफसर रह गए हैं, अच्छा और जाओ और हमेशा तैयार रहो कि फ़ौरन भागना है। अच्छा इसलिए कि उस वक्त रशियंस वहाँ से निकल गए थे और जो सिचुएशन थी डोमेस्टिक वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी। कागजात सब जला दिए गए या दिल्ली भेज दिए गए। अच्छा तो पहले दिन जब मैं अपनी एम्बेसी को देख रहा था तो एक बड़े से कमरे में देखा फाइलों पे फाइलें लगी हुई। अच्छा तो मैंने कहा भाई ये सब क्यों नहीं जलाया गया? कहा साहब ये जलाया नहीं जा सकता है। क्यों? तो मैंने पूछा क्यों? कहा साहब ये कॉन्सुलर रिकॉर्ड्स है, ये 10 साल तक रखने होते रूल के मुताबिक। रूल के बता। अच्छा खैर वो नौबत नहीं आई कि एम्बेसी पे हमला हो, मगर हमला तो हर वक्त होता था, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो जाता था। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन भी तो मिलती होगी कि भाई हमला हो सकता है, नहीं हो सकता। वो सब होता था, अच्छा मगर उसके जब आपका दुश्मन नॉन रेगुलर हो सही बात है। तो फिर तो ऐसे हमले हुए जब आप वहाँ थे? हमला हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अच्छा हाँ, वेरी सैड। कठिन समय था और मगर मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कठिन समय में मज़ा आता है। इफ इट इज रोलर कोस्टर राइड तो फिर मज़ा क्या है? हुकूमत चैलेंजेस में मज़ा आता डॉक्टर नजीबुल्ला की थी, है। हाँ अच्छा जिनसे बड़े अच्छे संबंध थे। अच्छा इंडियन फिल्म के बहुत शौकीन थे वो। अच्छा। तो आपके एक ये भी मुझे जानकारी है कि आपको पहले अल्जीरिया भेजा गया और वहाँ से कहा गया कि आप जाइए बगदाद, और बगदाद गए तो सलमा जी वहाँ थी। ये भी एक कपिल हैप्पी साहब एक्सीडेंट। आपको क्या चीज़ नहीं मालूम है? नहीं, ये भी एक हैप्पी एक्सीडेंट है। ये बिल्कुल एक्सीडेंट है। मेरी पोस्टिंग अल्जीरिया हुई थी, इसलिए कि उसी वक्त भारत और अल्जीरिया में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे। अच्छा और एक बड़े सीनियर एम्बेसडर टीनू सेन, उनको किसी और जगह से ट्रांसफ़र करके अल्जीरिया का एम्बेसडर बना दिया गया। अच्छा तो मैं दिल्ली में साउथ ब्लॉक के कॉरिडोर्स में टहलता था अच्छा और हफ्ते में एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन में जाता था पूछने के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जा रहा हूँ। तो वो जॉइंट सेक्रेटरी जो थे वो एक दिन दुखी, बहुत खफा हो गए। डोंट पेस्टर मी, गो एनीवेयर यू लाइक। अच्छा तो मैंने कहा साहब कहाँ? कहा यू कैन इवन गो टू बगदाद। Oh, I see. That's how it happened. That's how I landed up in Baghdad. Oh, I see. That's most interesting. But then you've been in Baghdad, as you said, Saudi, Iran, so you have a complete understanding of West Asia, as I understand. Fair idea. That's right. So, why did India change its policy, and what is the rationale for that? Well, India has never changed policies, but it has introduced
nuances which amount to a change of वो policy. क्या मतलब, व्हाट आर दोस नुआंसेस, जरा बताइए। Well, the most important thing is 2 points. One, we have wavered in our policy towards Iran. अच्छा, ईरान से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, पहले भी, रेवोल्यूशन से पहले ईरान में शाह ऑफ ईरान के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। और जब रेवोल्यूशन हो गया, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आ गई आयतुल्ला की, तब भी संबंध बहुत अच्छे थे। मगर बीच बीच में हम लड़खड़ाए। क्यों? अब वो समझने की बात है कि यहाँ क्या हो रहा था। हमने वोट किया ईरान के खिलाफ। कभी कभी हमने किया है, मगर वो उसकी वजह ये थी कि हम समझ नहीं रहे थे कि हो क्या रहा है ईरान में। कम लोग थे जो समझते थे। मिसेस इंदिरा गांधी को ये एक, क्या कहूँ उनको, एक इंस्टिंक्ट थी। अच्छा, जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ तो हमारे एक बड़े सीनियर राजदूत थे वहाँ पे, अच्छा, उन्होंने उनको फॉरेन ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, क्यों? हैं? और उनकी जगह पे एक जूनियर जॉइंट सेक्रेटरी को भेजा। आई सी। मगर वो जॉइंट सेक्रेटरी ईरान को समझता था। ओह, आई सी। सो शी हैड द इंस्टिंक्ट टू, शी हैड दैट इंस्टिंक्ट। कि भाई सही लोग सही जगह पे हाँ, भेजने चाहिए। बहुत जरूरी था उनके लिए। बहुत ज़रूरी था। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होता है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लेवल पे किया। बिल्कुल। अभी तो हमें जानकारी नहीं कि ये बातें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होती हैं या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे होती हैं, लेकिन यह बात बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जब तक आपको ब्यूरोक्रेसी के साथ वो ताल्लुकात अच्छे हों तो वो आपको तो हर प्राइम मिनिस्टर जो कामयाब प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, ये रिलेशनशिप रही है। दैट इज ट्रू। अगर कोई ऐसा लीडर है गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझता है और ब्यूरोक्रेसी उसको नहीं समझती, सही बात तो है ये। काम खराब हो जाता है। तो इसके बाद 1999 के बाद तो आप जब रिटायर हो गए जी। तो 2007 में आप वाइस प्रेसिडेंट बने। तो इस बीच आपने क्या क्या किया? मैं सारी दुनिया को की तफरी करता रहा। हाँ, मेरे पास एक पुराना इनविटेशन था हाँ, जेएनयू में विजिटिंग प्रोफेसर का। हाँ, वहाँ हाँ। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट आप एशियन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहे ना? वो उसके बाद। उसके बाद अच्छा। तो कुछ दिन मैंने विजिटिंग प्रोफेसरशिप की। उसके बाद कुछ दोस्त आ गए, उन्होंने कहा कि भाई वाइस चांसलर की ज़रूरत है, आप चले जाइए। मैंने कहा मेरा कोई ताल्लुक यूनिवर्सिटी से नहीं है। करेक्ट। कह रहे नहीं जाना है, तो चले गए। आप पढ़े भी वहाँ से, एमए भी वहाँ से, बीए सब भी वहाँ कुछ- से किया सब आपने, कुछ अलीगढ़ किया। यूनिवर्सिटी से वहीं से किया आपने। मगर एक चीज़ जो समझ में मुझे जिसकी जानकारी थी, और वो सब हमेशा सबसे कहता हूँ कि लड़के को समझिए, स्टूडेंट को समझिए। जी हाँ, अगर आप स्टूडेंट को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगा। नहीं वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और आई वॉज वेरी लकी इन दैट, और आई हैड ए गुड रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट कम्युनिटी। नहीं, इट्स जस्ट नॉट द रिलेशनशिप अलोन। मैं देखिए, आई वाज आल्सो एचआरडी मिनिस्टर, तो मैं हमेशा ये कहता था कि हमें दुनिया अपनी आंखों से नहीं देखनी चाहिए, बच्चों की आंखों से देखनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए वहाँ पे उस एज ग्रुप में एक जज्बा होता है, Yeah. उस जज्बे को समझना चाहिए। तो वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो टेररिस्ट गिनाए जाते हैं। यही तो तो गलती यही जज्बे के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको तो तैयार भेजा जाता है। तो फिर यही हो रहा है ना, ये आप देख रहे हैं। समझा? तो जब अच्छे तक अच्छे स्टूडेंट्स अब भी हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, केस नहीं तय होता है, नहीं, कई साल नहीं होता जी हाँ। और बेल भी नहीं मिलती। बेल भी नहीं मिलती, कुछ नहीं होता है। और ये वाकई में एक मतलब के समझदार नेशनलिस्ट लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं। और अभी हम सभी बदलाव चाहते हैं, हर स्टूडेंट चाहता है। अब बुराई क्या है? इसमें बुरी बात क्या है? और सुधार मतलब यूनिवर्सिटी में सुधार होना चाहिए। अगर राष्ट्र स्तर पे कुछ हो रहा है तो उस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। हम सब करते हैं, बिल्कुल। हम आवाज़ उठाते हैं, पार्लियामेंट में उठाते हैं, पार्लियामेंट में बाहर भी उठाते हैं। इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही। और फिर उनको आपको टेररिस्ट कहलाओगे तो फिर इसका नतीजा तो खराब ही नहीं होगा। नहीं, ये तो बहुत शॉर्ट साइटेड एटीट्यूड है और इससे कुछ निकलता नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ जहाँ
ऐसा होता है तो फिर जो जो शंकाएं हैं वो बढ़ती हैं और फासले भी बढ़ते हैं। जब फासले बढ़ने लगें तो निश्चित रूप से उसका जो नतीजा होता है वो भी बहुत ख़राब होता है। आपने इस बीच ऑल्सो जामिया में भी पढ़ाया। जामिया में एक इंस्टीट्यूशन होता था, स्टडी ऑफ साउथ एशियन स्टडीज। हाँ, उसमें आपने उसमें प्रोफेसर मुशीरुल हसन के ज़माने में आई वर्क फॉर सम टाइम, डिड सम राइटिंग ऑल्सो इन दैट पीरियड। और then you also became chairman of the National Commission for Minorities. That's it, right. That was the judgment of the government, not mine. I know that. पर आप सुना है इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में बैठे थे तो आपको फोन आ डॉक्टर मनमोहन अब सिंह ये का। कितनी राज की बातें आप बताएंगे। नहीं, राज की मत आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, वो तो इट्स वेरी हैप्पी हुआ ऐसे ही हुआ ऐसे ही। कि फोन आ गया कि चलिए आप फोन वाइस आ गया, प्रेसिडेंट जी बन गए। और ये दर्शकों को बता दूं कि ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सही बात है ना? ये सही है। लॉन्गेस्ट सर्विस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ये हिस्ट्री। सही है। ये सही है। चलिए चढ़िए, ये तो आपकी बात हो गई कि फॉरेन सर्विस में थे और क्या क्या आपके आपने मेरी खाल उधेड़ दी। नहीं, मैं आपसे एक और, चलिए इससे पहले एक सवाल पूछ लूं कि हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियंस, वहाँ भी नुएंस चेंज है या पूरा चेंज है? बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज है और बहुत गलत चेंज है। इसलिए कि हमारी पॉलिसी पैलेस्टाइन पे आज की नहीं है, करेक्ट, कल की भी नहीं है। सही बात। 1950 उससे पहले गांधी जी का एटीट्यूड था, जवाहरलाल जी का एटीट्यूड था और उनके तमाम सक्सेसर्स का एटीट्यूड था। तो ये चेंज क्यों हुआ? अब क्या बताइए, आप बताइए क्या हो रहा है। नहीं, हमें तो नहीं मालूम। ये पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है इसमें भाई। पॉलिटिक्स, देखिए सीधी बात है, हम भी देखिए, जब हमारी यूपीए सरकार थी जी, तो हमारे अच्छे संबंध से इजराइल से, आपके लेकिन हमारा जो नीति थी वो यही थी कि पैलेस्टीनियंस आर एंटाइटल्ड टू देयर होमलैंड। देखिए गांधी जी ने कहा था कि जस्ट लाइक एक्स इज एंटाइटल्ड, वाई इज एंटाइटल्ड, सो आर द पैलेस्टीनियंस एंटाइटल्ड। करेक्ट। उनको वादा होता था और वादा वफाई नहीं होती। बट बीच में आई थिंक इन्होंने थोड़ा चेंज किया। अब दोबारा इन्होंने कहा कि वी बिलीव इन द टू नेशन थियरी। ये भी अभी पीछे उन्होंने कहा है। देखिए टू नेशन थियरी कहना और करना बहुत फर्क है। उस पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा दोषी जो है वो अमेरिका है, ब्रिटेन और अमेरिका। इन्होंने इजराइल का काम किया सही और बात। दूसरे सब उसमें फंसे। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा दोषी इस समय इजराइल, जिसने इस तरीके से बहुत दुखी जो तबाही मचाई है, नहीं, जुल्म जो किया है उसने, कोई उसका पैरेलल नहीं है। और कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं बोलता। इवन आपके वेस्ट एशिया के देश भी नहीं उठाते, विच इज वेरी देखिए सैड। आप कल परसों मैं कहीं कोई प्रोग्राम सुन रहा था, अमेरिका और यूरोप के जितने बड़े देश हैं सब में यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने एजिटेट किया। जी हाँ, नहीं किया तो कहाँ नहीं किया, अपने देश में। बिल्कुल बिल्कुल। डंडा पता नहीं किस तरह से चला, मगर किसी यूनिवर्सिटी में, एक दो यूनिवर्सिटीज में कुछ आवाज उठी, दबा दी गई। नहीं, बट सऊदी अरेबिया कुछ नहीं बोल रहे। सऊदी अरब नहीं बोलेंगे। देखिए ये देश जो हैं खाड़ी के, जिनके पास तेल है और पैसा है, वो तो अमेरिका के बलबूते पे जीते हैं। तो इजिप्ट नहीं बोलेगा, सऊदी नहीं वो बोलेगा, सब इसी तरह के हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज नहीं बोलेंगी और स्टूडेंट्स बोलेंगे, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब सहायता करेंगे। देखिए ये मुस्लिम का सवाल नहीं है, कैसे चलेगा ये मुस्लिम का सवाल नहीं है, ये सवाल जस्टिस का है। इंडोनेशिया बोलता है, जी हाँ, साउथ अफ्रीका बोलता है, जी हाँ, बोलता है। मगर सऊदी अरब नहीं बोलेगा। सही बात है। ईरान बोलेगा, मगर ईरान कहेंगे कि उसमें ये वो तो कह रहे हैं तो सहायता कर रहे हो आप, हिजबुल्लाह की सहायता कर रहे हो, सबकी सहायता कर रहे हो। ये तो आरोप लगता है ना ईरान के ऊपर। बिल्कुल। प्रॉब्लम तो ये है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये चलेगा नहीं। इसमें बहुत लोग मरेंगे मगर चलेगा नहीं। सही बात है। चलिए तो वापस आ जाते हैं 2007 के बाद। चलिए बिल्कुल। आपने, मैं वहाँ था, राज्यसभा में 2 टर्म था, आप ही थे वहाँ चेयरमैन हमारे। तो आपने असूलों के आधार पे काम किया।
देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि मैं, जैसे क्रिकेट में रेफरी होता है, अंपायर होता है, मैं उसकी तरह हूँ। जी हाँ। चेयरमैन जो है वो रेफरी है, उसके पास रूल बुक है, वो खेल देखता है, बहुत अच्छी तरह से देखता है, बहुत करीब से देखता है, मगर उसमें दखल नहीं देता है। जी हाँ, सही बात। तो ये फार्मूला बहुत सिंपल था और बहुत आसानी से चला, और मुझे इस पे पूरी भरोसा रहा, और मैंने हमेशा इस पे बल्कि कभी कभार कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट में कुछ लोग बोल देते थे कि साहब ये क्यों नहीं कर रहे हैं आप। जी हाँ, तो मैंने कहा साहब किताब में नहीं है। सही बात। ये मुझे मालूम है कि आप हमेशा रूल बुक के आधार पे चले। और अच्छा काम जो आपने किया, मुझे याद है कि आपने क्वेश्चन आर 11 बजे से 12 बजे कर दिया, क्योंकि होता क्या था कि क्वेश्चन आर टेम्परेचर नीचे लाने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन आर अगर 11 बजे चलता था तो हाउस नहीं चलता हाँ था। बिल्कुल। तो आपने ये बहुत अच्छा आपने रिफॉर्म किया, जो मैं समझते हैं कि आज के दिन भी वो चल रहा है, तो अच्छी बात है। और साथ साथ में कभी आपने अब जब दिन हो रही हो, जब लोग वेल में आ रहे हों और एक विधेयक पारित करने वाला हो, तो आपने कभी उस पर वोट होने नहीं दिया, कभी पास होने नहीं दिया। ये अब असूल आपने रखे थ्रू आउट, मुझे याद है। इसी पे मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। मुझे मालूम है कि उसके बाद जब सरकार चेंज हुई 2014 के बाद, और 2017 से पहले मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी आपके पास एक दिन कमरे में आए और कहा कि आप हमारे बिल क्यों नहीं पास होने देते। क्या ज़रा बता दीजिए। कौन मुझसे मिलने आया और नहीं मिला वो अलग बात है, वो नहीं बताई जाती है। नहीं, ये तो मालूम है हमें कि प्रधानमंत्री अब जी आप तो हर जगह आपके कान लगे हुए हैं। नहीं, ये तो मैंने सब पढ़ा है कि वो आपके कमरे में आए, उन्होंने कहा कि ये हमारे बिल पास क्यों नहीं हो रहे। तो आपने कहा साहब हमारा तो उसूल है जब दिन वो हो। उसूल अपनी जगह पे बिल्कुल था, हाँ, तो आपने कहा और कि ये उसूल सबके सहमति से बना था। उसमें ऑपोजिशन का वही रोल था जो कि गवर्नमेंट का था। तो फिर उन्होंने एक बात आपसे कही, एंड आई वांट योर रिस्पांस ऑन दैट। उन्होंने ये कहा कि लेकिन अब तो जो यूपीए सर के अलायंस पार्टनर्स हैं वो तो अल्पसंख्यक हैं, वो तो माइनॉरिटी में हैं। उस समय तो वो बात नहीं थी, तो देखिए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अंतर होना चाहिए। सवाल माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का नहीं है, हाउस में सब बराबर है। तो आपने ये बात कह दी उनको। पॉइंट ऑफ व्यू सबका होना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, और जो फैसला लोग करते हैं वो करते हैं। तो आपने बता दी होगी ये बात उनको। बता दिया, सीधी बात है। सही बात है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। और ये बात उनको खटती रही, क्योंकि आई रिमेंबर जब उन्होंने फेयरवेल स्पीच दी तो उन्होंने ये बात कही आपको कि आप उस एक से ज्यादा फेयरवेल स्पीच उस दिन हुई थी। हाँ, तो दोनों स्पीचेस देख लीजिए। नहीं मैंने ठीक है, एक जब बाहर हुई, एक सदन के अंदर हुई, मुझे मालूम है। सदन के बाहर उन्होंने और कुछ कहा, सदन के अंदर कुछ और कहा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि आप उसी एक दायरे में आपने यहाँ कार्यकाल अपना बिताया। तो अच्छा दायरा था, मुझे क्या शिकायत किसी को क्यों शिकायत हो। हाँ, करेक्ट। शिकायत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने की शिकायत। देखिए, रेफरी इज अ रेफरी, चाहे हॉकी में हो चाहे क्रिकेट में हो। पर यहाँ तो हिंदुस्तान में तो कोई रेफरी है ही नहीं। अब वो तो फिर ये तो आज की दिन स्थिति फिर आप तो सोचिए। खेल नहीं होगा ना। नहीं, आप देखिए ना, आप कहीं देख लीजिए, कोई कहीं रेफरी है ही नहीं। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन आप देखिए हिंदुस्तान में, उसका तो रेफरी का रोल रहता है ना। इट्स सपोज टू मॉनिटर द इलेक्शंस। देखिए, मैं आपको इलेक्शन कमीशन के मुतालिक हाँ, बताऊं। बताइए। मैं न्यूयॉर्क में जब राजदूत था, उस वक्त कश्मीर का मामला चल रहा था, प्रेशर बहुत था हमारे ऊपर। तो मैं दिल्ली आया सलाह मशवरा करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा साहब आपको कुछ करना होगा, नहीं तो हम वहाँ पे इतने प्रेशर में हैं कि गाड़ी नहीं चल सकती। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाके चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलो। अच्छा, तो मैं कुछ जानता था कौन से चीफ इलेक्शन? सेशन साहब। अच्छा, सेशन साहब। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि साहब मुझ में हिम्मत नहीं है उनके पास जाने की। अच्छा। तो कहने कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट करता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से कहा कि राजदूत के लिए अपॉइंटमेंट कीजिए आज। तो मैं गया उनके पास मिलने। अच्छा।
भंडारा रोड पे रहते थे. अच्छा So before I could say anything, अच्छा he said, "You must know what is happening in this country." I see. And for 15-20 minutes, he waxed eloquent. I see. क्या कहा उन्होंने? सभी कुछ कहा. अच्छा तो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर हमें चाहिए. एक ही हमारे सामने तो एक ही नमूना है. कोई देश में डिसएग्री नहीं करता है इससे. He was an excellent commissioner, No doubt about it. and you can find any number of senior civil servants who will tell you their personal experience. जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती थी और सेशन साहब उनसे कहते थे, forget that you are a joint secretary there. Now you are under me. Under me. I can take disciplinary action against you. ये सही बात है. Exactly. ये सही बात है. That was the way. So there are two, you see, our rule book is excellent. There is The nothing wrong with the rule book. There's nothing wrong with our constitution also. Nothing. Right. It's an impeccably good But constitution. see what we are doing to it. Less said the better, sir. अच्छा ये बताइए, हम तो सब्जेक्ट से अलग हो गए. तो व्हाट डू यू थिंक कि आज के दिन जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्योंकि वी आर ऑल रीडिंग न्यूज़पेपर्स, क्या ख्याल आता है आपके उसके बारे में? नहीं करना चाहिए. सीधी बात, नहीं करना चाहिए. क्योंकि देखिए आज ही सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई 3,62,00,000 लोगों के नाम कट गए हैं. ये जो स्टेट्स इलेक्शन होने जा रहा है. तो लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जिनके नाम कट गए हैं उनको एक दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर नाम वापस. क्लर्की की बात है भाई. या तो आदमी नागरिक था या नहीं था. अगर नहीं था तो आपने उसको नागरिक क्यों बनाया? नहीं नहीं, नागरिकता की बात ही नहीं है. ये कहते हैं कि आप वहाँ पाए नहीं गए. जिस रेजिडेंस में आपने कहा कि आप रहते थे वहाँ आप पाए नहीं गए. तो मजदूरी करते थे लोग. मजदूरी करते थे. आप मेरे घर में अगर आप, जब मैं काम करता था, 12 बजे दिन में जाएंगे तो नहीं मिलूंगा उनको. एग्जैक्टली. तो अगर वो नहीं मिले तो उनका नाम काट दिया जाता है. नहीं, तो गलत है. तो मतलब कि अगर हमारी संस्थाएं, अगर अंपायर, जैसे अंपायर की आपने बात की, आप राज्यसभा में अंपायर के तौर पे रूल बुक पे चलते थे, अगर रूल बुक को ही भूल जाएं और अपनी मनमर्जी और सरकार के आदेश पे काम करें तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? नहीं होगा. हमारा सिस्टम जो है वो बहुत बदनाम हो गया है दुनिया में. हम एक ज़माना था कि हम बहुत फख्र के साथ सर उठा के कहते थे कि हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है. आज अच्छा नहीं है और दुनिया में लोग जानते हैं उसे. क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि कई जगह उत्तर प्रदेश में मैं खुद जानता हूँ कि इलेक्शन के दौरान, मैं आज के इन इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, पिछले इलेक्शन या बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसे लोगों को घर से बाहर नहीं आने देते थे इलेक्शन वोट डालने के लिए. तो और कोई आवाज़ नहीं उठाता. आवाज़ उठाता है तो इलेक्शन कमीशन सुनते नहीं हैं, और जो हुकूमत में बैठे हैं वो कुछ करना नहीं चाहते, और अदालतें भी कुछ करना नहीं चाहती. तो रोल तो अदालतों का भी तो है ना, अंपायर का. देखिए, अगर अंपायर किसी पोजीशन में हो, चाहे क्रिकेट में हो, हॉकी में हो या इलेक्शन में हो, अगर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करेगा तो फिर खेल नहीं हो सकता. मैं थोड़ा इससे अलग तरीके से बात करना चाहता हूँ. आपने क्रिकेट की बात की. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिकेट में होता क्या है कि आपने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर सोचता है कि उसने आउट दे दिया, और जो बैट्समैन है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता ये बात. तो अंपायर, थर्ड अंपायर के पास जाती है. लेकिन थर्ड अंपायर करता क्या है? वो आपको दिखाता है कि कैसे ये आउट है या नहीं आउट है. तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी है. मतलब थर्ड अंपायर के निर्णय में भी ट्रांसपेरेंसी है. लेकिन यहाँ तो ना तो कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है. क्रिकेट एक बहुत पुराना खेल है और ये टेक्नोलॉजी से पहले का खेल था. बिल्कुल सही. तो खिलाड़ी जो थे वो कभी कभी डिसएग्री करते थे. करेक्ट. पर जाते थे. हो जाते थे. हाँ, correct. तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है ये सब ठीक तो है. इसका मतलब है ना कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इसको ट्रांसपेरेंट दिखा सकते हैं ना, कि भाई ये इतने बैलेट बॉक्स में इतने वोट पड़े, ठीक है ना, इतने वीवीपैट में पड़े,
और ये जो मशीनें हैं उतनी इनकी काउंट है, वीवीपैट की इतनी है, इनको मिला लीजिए तो ट्रांसपेरेंटली हो सकता है ना, इसमें गलत क्या है? देखिए सब कुछ हो अब सकता तो है, होना चाहिए ना, अगर थर्ड एम्पायर क्रिकेट में होना चाहिए तो यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। और इसमें ना तो न्यायपालिका कुछ करती है, ना इलेक्शन कमीशन कुछ करती है, और यही कहते हैं कि यही जो सूची है, इलेक्ट्रल सूची हर स्टेट में, इसी आधार पे तो ये 2014 से जीत रहे हैं, और या 2014 सब इलेक्शन रिजल्ट 2000 से, कब से, 2003 से। देखिए इलेक्शन रिजल्ट्स की क्या जो एनालिसिस हुई है, वो इतनी एनालिसिस होती है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मगर दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये तो बड़े एक खतरनाक बात है, ये कोई दुख की केवल बात नहीं है, बड़ी खतरनाक है, लोकतंत्र की आपकी बुनियाद को। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। देखिए किसी ने कहा भी है बहुत खुल के कि ये नाम की डेमोक्रेसी रह गई। हाँ, ये दुख की बात है। अच्छा, आप और एक और बात पे चर्चा करते हैं अभी, जिस तरह से, क्योंकि आप फॉरेन और पॉलिसी में भी माहिर हो, कि जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, उसका नतीजा क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए पहली चीज जो देखने की है कि ये सिचुएशन डेवलप क्यों। शेख मुजीब की हमने बहुत मदद की, बांग्लादेश की बहुत मदद की, मगर हर चीज समय के साथ चलती है। शेख हसीना ने सरकार जैसे चलाई, उसकी कोई लिमिट नहीं। एक मशहूर अखबार लंदन से निकलता है, फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल एक महीना हुआ छपा था कि क्या हो रहा है, करप्शन कितना हो गया। तो पब्लिक दुखी थी, नो डाउट अबाउट इट। और उन्होंने सितम किया लोगों के ऊपर, फोर्स का गलत इस्तेमाल किया, तो जो होना था वो हो गया। लेकिन जब इलेक्शन हो रही थी, सभी को मालूम था बांग्लादेश में शेख हसीना इलेक्शन करवा रही थी, सभी कहते थे कि रिग्ड है, लोग कहते थे। हमने कहा कि ये उनका डोमेस्टिक मैटर है, इस पर हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट था उस समय का। हाँ, मुझे याद है। आज हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए सब। देखिए वही है कि यू राइड एंड यू डोंट राइड। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। और देखिए उसका इट्स अ नेबरिंग कंट्री, वी हैव टू टेक अ वेरी हार्ड लाइन व्यू अबाउट आवर नेबरहुड। वी आर अ बिग कंट्री। नहीं भाई, हम तो नेबरहुड के तो बहुत अलग हो गए। देखिए, बताइए, कोई भी नेबरहुड आप देख लो, नेपाल देख लो, हाँ, आप जानते हैं आप जानते, पाकिस्तान देख लो, जनाब, श्रीलंका देख लो, अभी तो हम थोड़ी मदद कर रहे हैं उनकी, नेपाल देख नेपाल, लीजिए, कहीं जब आप चले जाओ, हमारी अहमियत जो होती थी वो नहीं है। वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी फॉरेन सर्विस, कुछ तो ब्लेम फॉरेन सर्विस पे जाना चाहिए, नहीं? फॉरेन सर्विस पे आप जितना ब्लेम चाहिए डाल दीजिए, मगर फाइनली पॉलिसी का फैसला पॉलिटिशियंस करते हैं। नहीं करते हैं तो उनको फीडबैक भी तो मिलना चाहिए ना। पता नहीं पे क्या तो, फीडबैक मिल रहा है, ये आपको मुझे नहीं मालूम है। हाँ, नहीं मालूम, ये तो बात ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें तो फीडबैक के आधार पे होती हैं, इंटेलिजेंस फीडबैक, और फॉरेन सर्विस जो ऑफिसर्स डील करते हैं फीडबैक। जैसे आपने कहा कि इंदिरा जी ने कहा इस जॉइंट सेक्रेटरी को भेजूंगी मैं, क्योंकि ये जानता है ईरान के बारे में। तो इस किस्म का फीडबैक हमें मिलना चाहिए ना, ताकि सही फैसले वो सही नहीं टाइम हो रहा पे है हों। ना, वो नहीं हो रहा है। अब आप अखबारों में ये खबरें मैंने पढ़ी हैं, मुझे मालूम नहीं है, फौजी सीनियर अफसर पार्टी का वो लगा के फंक्शन में जाते हैं, ये उनका काम नहीं है। सही बात है। अगर आप मतलब ये कि ऑफिसर्स से पूछे तो वो बताएंगे कि साहब कौन किस तरह है, कौन किस तरफ है। ये सब नहीं होता था। तो अभी ये जो सिटीजन्स पार्टी बनी है, ये युवाओं की पार्टी बनी है, और जमात इसमें बहुत कुछ करना चाहती है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए। देखिए ये चीज़ें होंगी अगर चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही हैं तो। Either you do it the right way or things will be done the wrong way. That is the point. सो इस पे इसका जो इफ़ेक्ट है, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया है, लैंडलॉक्ड एरिया है, और ये अगर हमारी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो यू नो वी आर इन वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं कैसे हिंदुस्तान इज No, we have to be very careful and yet very sensitive about what is happening
in Bangladesh. But to make irresponsible noise like is being done by some chief ministers. नहीं, नॉट जस्ट चीफ मिनिस्टर, भाई सभी कह रहे हैं कि हर जगह पे बांग्लादेशी हैं। ये जो बिहार में इलेक्शन हुआ जी हाँ। तो किस आधार पे हुआ कि यहाँ बांग्लादेशी घुसे हुए हैं? तो कौन से बांग्लादेशी इनको मिले? जो भी मिले इनको, अब आप बेहतर जानते हैं। जो भी इनको मिले वो या तो नेपाल की औरतें जिन्होंने शादी करके वो आई हुई थी। तो मतलब कि आपने सारी सूची बदलने के लिए इंटेंसिव रिवीजन करवाई ऑन द बेसिस के बांग्लादेशी घुसे हुए और बांग्लादेशी को मिले नहीं। ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे, और यही काम हो रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश की इलेक्शन 2027 में है और ये चाहते हैं कि 2 महीने में ही हम अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर लें। तो मुझे समझ नहीं आता। तो मेरा नाम कट जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश में नहीं रहता हूँ। नहीं, ऐसा आपका नाम तो नहीं कटेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो आम आदमी है उसके पास इतना सिस्टम ही नहीं है कि वो कैसे नया फॉर्म भरे। कई लोग तो पढ़ भी नहीं सकते। देखिए सवाल ये है, हमको एक पुरखों ने हमें एक सिस्टम दिया, उसमें क्या खराबी थी? अगर उसमें घुसपैठिए थे, खराबी तो ये थी, शराफत थी, तो फिर क्यों उन्हें उसको चलने दिया? इसलिए नहीं चलने दिया कि हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से करोड़ों के आदाद पे यहाँ सारे बांग्लादेशी आ गए हैं। नहीं आते। वो तो कह रहे हैं उनके पास आधार कोई नहीं। और अगर आते हैं तो क्यों आते हैं? तो भाई देखिए आप कभी किसी सिपाही से बात कर लीजिए, ये जो बॉर्डर पे रहते हैं, वो आपको बताएंगे कैसे काम होता है। वो जाता है अपने अफसर के पास कि साहब मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। कहाँ करें तुम्हारा ट्रांसफर? कैसे साहब बॉर्डर पे लगा दीजिए। क्यों बॉर्डर पे लगा दीजिए? वो तो सब जानते हैं। चलिए नेबरहुड से अलग होकर हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। तो व्हाट डू यू थिंक कि भाई हिंदुस्तान की आज के दिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या स्थिति है? नहीं, ब्रॉडली स्पीकिंग स्थिति ठीक है। अच्छा, ब्रॉडली स्पीकिंग कोई इसमें खामी नहीं, मगर उसको सस्टेन करने के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? अगर आप नहीं सस्टेन कर रहे हैं। नहीं, आपकी स्थिति तो ये है ना कि आपके साथ अब अमेरिका के साथ अभी हमारा फ्री ट्रेड पैक्ट हो नहीं रहा। नहीं होगा, नहीं हो रहा। वो बहुत बड़ा दादा है, वो वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है ना। और जो हमने एक पर्सनल लेवल पे इक्वेशन बनाई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, तो वो लगता है कि उसका कोई फ़ायदा हमें हो नहीं रहा। अल्टीमेटली इनफैक्ट ट्रंप साहब हमें कुछ बातों पे ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है कि उन्होंने हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी भी डाल दी है, टैरिफ्स बढ़ा दिए, जैसे आपको मालूम है। तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति पे फ़र्क पड़ा है। और देयरफॉर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारे पास वो जो पहले होता था हमारा, वी हैव रिस्पेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो नहीं है आज के दिन। ये नहीं, ठीक नहीं कहना। वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारे संबंध ठीक है। अच्छा, फ्रांस के साथ, जर्मनी के हाँ, साथ, फ्रांस के साथ तो बहुत अच्छा है। यूनाइटेड किंगडम के साथ, इटली के साथ संबंध ठीक है। मगर संबंध का क्या मतलब है? संबंध का मतलब है लेन देन। फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब है? उनसे कुछ लेना है, उनको कुछ देना है। अब उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। नहीं, बट हमें क्या दे रहे हैं वो आज के दिन? भाई आप व्यापार हम ले तो रहे हैं। नहीं, आप व्यापार कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, व्यापार तो करेंगे ही करेंगे, हमारी सस्टेन टू इकोनॉमी में। देखिए बात, जैसे न्यूक्लियर डील हुआ, बातचीत हम कर रहे हैं, न्यूक्लियर डील हुआ, बहुत बड़ा एक मैं समझता माइलस्टोन था हिंदुस्तान के इतिहास में। उसका श्रेय डॉक्टर साहब को जाना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जब न्यूक्लियर डील की बात हुई और लायबिलिटीज़ की बात हुई तो इसी पार्टी बीजेपी ने विरोध किया कि आप देखिए लायबिलिटी का स्तर बढ़ाइए, ये तो बहुत कम आपने रखा है। तो आपने 1500 करोड़ कर दिया, अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। तो जब आप कहते हो कि हमने दे तो दिया उनको सब कुछ, अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें दखल अंदाजी करेगा और उनका कैप भी कोई नहीं है लायबिलिटी का। अगर हादसा हो जाए, फुकुशिमा जैसे हादसा हो जाए या चेरनोबिल जैसे हो जाए, तो इनकी क्या लायबिलिटी है? अगर कोई इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है तो लायबिलिटी तो रही नहीं। तो क्या हम उनको तो दे दिया, हमने मिला क्या हमें? तो ये तो जजमेंट की बात है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके संबंध, आपने कहा अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं अच्छे संबंध, आप कहते हैं अच्छे हैं, बट हमें मिला क्या?
आज के दिन हमने FTA कर लिया अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो क्या मिला? एक जमाना था चीन के साथ हम जो हमारा व्यापार है उसमें तो हम चीन के ऊपर पूरा, बिना चीन की हमें दिए हुए हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और साथ साथ में हमारा चीन के साथ झगड़ा भी है बॉर्डर पे। देखिए, डिंग मांगने से तो काम चलता नहीं। फॉरेन पॉलिसी इज एन एक्सरसाइज इन रियलिस्टिक अप्रेजल। अगर हम चीन के साथ सिर्फ डिंग मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो हमसे बहुत ज्यादा, कई गुना आगे ज्यादा है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने कहा हमारे संबंध अच्छे हैं, इसमें क्यों, हमारे किसी से लड़ाई थोड़ी ना है, संबंध तो हमारे अच्छे हैं। उस नज़रिए से देखो, मैं पूछ रहा हूँ कि हम इस समय विश्व के स्तर पर हम आइसोलेटेड हैं। मेरा ये मानना है, गलत भी हो सकता हूँ, आइसोलेटेड इसलिए हैं हमारे पास वो आर्थिक शक्ति नहीं है जिसके आधार पे हम नेगोशिएट कर पड़ें। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम विश्व गुरु होना चाहते हैं। वो तो हम हैं। नहीं है। नहीं हैं, हम तो प्रधानमंत्री आप जी की बात कहिएगा मानते है, हैं, मैं हम तो कहता हूँ नहीं प्रधानमंत्री जी है। की बात मानते हैं, आप ना मानो। हम विश्व देखिए, गुरु, सवाल ये लेकिन है उसका कोई कि आपकी सकत क्या है। सही बात। वो सकत अगर ठीक नहीं है तो फिर डिंग मारने से कोई फायदा नहीं। चलिए, आखिर में आपसे एक ऐसा सवाल करूंगा जिससे मैं चाहता हूं कि आप उस पर कोई बात सामने रखें देशवासियों के लिए। आपने एक बात भी कही है कि द इंडियन मुस्लिम इज साइकोलॉजिकली अंडर फियर एंड फिजिकली अंडर फियर, ये बात आपने कही है। और आपको क्या लगता है कि इसका असर क्या होगा? देखिए, पहली चीज ये है कि इंडियन हु हैपेंस टू बी अ मुस्लिम, just as he happens to be a Christian or a Buddhist or anything else, is an Indian. करेक्ट। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, पहला पेज पढ़ें, प्रीएम्बल पढ़ें, तो उसमें एक चीज है, इक्वालिटी, जस्टिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही बात। एक शब्द है, फ्रेटर्निटी। करेक्ट। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? भाईचारा। भाईचारा। उसमें हम लोग हमेशा कच्चे रहे। सही बात। मैंने बहुत गौर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स पढ़े। यही एक शब्द है और यही एक प्रिंसिपल है जिस पे डिस्कशन कच्चा रहा। कुछ लोगों ने भाईचारा का मीन्स जस्टिस टू ऑल। ये इट अल्टीमेटली डिवॉल्व्स ऑन जस्टिस। नो, मोर देन जस्टिस, फ्रेटर्निटी। आई नो दैट। फ्रेटर्निटी एज अ प्रिंसिपल, एज अ प्रैक्टिस। I am your brother, you are my brother. That has Therefore, I not must been, treat you that way. I must treat you. Yeah, must. हमारे संबंध भाइयों जैसे होने exactly. चाहिए। That has not been done. It is not being done. And as long as this practice continues, then equality is meaningless. तो मैं तो समझता हूँ कि what runs throughout the Constitution is the concept of न्याय at all levels. It does, but in places it is somewhat weak. It needs to be given. In practice, it is It weak. has to be given shape through हाँ, practice. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुनिया न्याय के आधार पर ही चलती है। चलती तो है, और सबके लिए ये एक प्रिंसिपल है, सब मानते हैं, करते नहीं। ठीक है, हम इस बात पर दुनिया हमारे देश के लोगों को गौर करना चाहिए कि फ्रेटर्निटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके आधार पे हम सब एक दूसरे को भाई बहन माने और उन सबको एक ही नज़रिए से देखें। वो नहीं कर रहे हैं ना। आप मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान हाई प्रोफाइल, बहुत गाली सुनता है, देता भी है, सब कुछ करता है। आप इंडियन क्रिश्चियन को ले लीजिए, ठीक है, मुझे मालूम है। उसके साथ क्या हो रहा है? नाम बदलते हैं। सही बात है, सही बात है। तो फिर ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं। चलिए, हम मान के चलते हैं कि देश में इतनी शक्ति है कि ये मुश्किलें भी हम पार कर पाएंगे और हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाएंगे जिसकी इज्जत सारे विश्व में हो, वाकई में विश्व गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये कर लें तो बहुत अच्छी बात, मगर इसका करना मुश्किल है। होगा होगा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। होगा, जरूर होगा। हमारे देश तो में विश्व गुरु ऐसे लोग बनने हैं, का यही तरीका है। देश में ऐसे लोग हैं और ऐसी शक्ति है जो हम करके दिखाएंगे। भाई आज से नहीं, हमेशा से
हमारा एक एटीट्यूड रहा है एक दूसरे की तरफ, हर गांव में होता था, हर कस्बे में। आज भी है, वैसे ऐसी बात नहीं कि कई हजारों लाखों गांव में ये लोग दिखाते ना होंगे, लेकिन ये है, भावना है। देखिए, दुआ करेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।